we have seen in the last lecture that whenever the coil, current carrying coil is kept in a magnetic field, it experiences a torque, and that torque is given by the formula mb sin theta. Correct है? Torque is equal to mb sin theta, where theta is going to be the angle between the direction of magnetic induction and the normal to the coil. Don't forget that again. So it is the angle between the magnetic induction and the normal to the coil, not the plane of the coil. Okay, तो अकॉर्डिंगली ये हमने देखा था। और ये जो टॉर्क एक्ट होता है, तो उस टॉर्क की वजह से कॉइल जो है वो टर्न करता है, इट टर्न्स थ्रू सम एंगल, एंड दैट एंगल, वो जो एंगल है उस जिस एंगल से वो टर्न करता है, तो ये जो इफेक्ट है, ये जो फिनोमेना है, whenever the current passes through the coil, it just gets turned whenever it is kept in magnetic field. This phenomena is actually used in the galvanometer, as we have seen last time. तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर उसका हम यूज करके लेते हैं। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर जो दो हॉर्सशू पोल पीसेस के मैग्नेट्स रखे हुए थे, और उन मैग्नेट्स के अंदर एक सिलिंड्रिकल कोर जो होता है, सिलिंड्रिकल आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन का जो कोर बना हुआ होता है, उसके ऊपर हम कॉइल जो है वो वाइंड करते हैं। बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हम उसके ऊपर वाइंड करते हैं, और उसको फिर जो दो पोल पीसेस के बीच में रखते हैं, और उसको पॉइंटर अटैच्ड होता है, और उसको एक स्प्रिंग भी अटैच होता है ऊपर, जिसकी वजह से जो उसका जो रोटेशन है, तो वो रोटेशन अपोज किया जा सके। और उसकी वजह से हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि दो टॉर्क्स उसके ऊपर काम करते हैं। एक जो है वो करंट फ्लो होने की वजह से उसके ऊपर एक टॉर्क काम करता है, ठीक है, जिसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहा जाता है। और दूसरा टॉर्क उसके ऊपर काम करता है जो अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग की वजह से, स्प्रिंग के ट्विस्ट होने की वजह से उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग टॉर्क काम करता है, रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं उसको। एंड बोथ ऑफ दिस टॉर्क्स व्हेन बिकम इक्वल इन मैग्नीट्यूड, opposite, already they are opposite in direction, when they become equal in magnitude, at that time only the soft iron core just stops rotating, and because of that it comes in equilibrium in some certain position, and that angle is can be proved to be proportional to the current I. तो ये हमने लास्ट टाइम भी प्रूव किया था कि I proportional to theta, due to which it can help us to use it as a ammeter or voltmeter. तो उसको एमीटर या वोल्टमीटर के जैसे यूज करने के लिए बेसिक उसके अंदर फंक्शनलिटी क्या होना जरूरी है, तो हम समझ सकते हैं कि इट इज द बेसिकली इट रिक्वायर्स दैट द करंट इन इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा एंगल से वो डिफ्लेक्ट होना जरूरी है। तो अगर ऐसा हो जाए तो उस केस में हम वो जो डिवाइस है, तो उसको एज अ करंट मेजर करने वाले डिवाइस के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और वही हमने किया। तो उसको यूज करके ही, गैल्वेनोमीटर को यूज करके ही हम एमीटर बनाते हैं, और वोल्टमीटर भी उससे ही बनाते हैं। और वो उसके बारे में जो डिटेल्स है वो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, याद होगा आपको। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने ये देखा था कि दिस गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर by connecting a very small shunt resistance in parallel with it. तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर हम एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, तो तब जाके क्या होता है, वो एमीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और उसी के साथ साथ गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर एक हेवी रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, तब जाके वो वोल्टमीटर के अंदर कन्वर्ट होता है। ओके, तो ये जो है, ये सब चीजें हमने देखी थी लास्ट चैप्टर के अंदर। और इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, तो उसको हमने देखा। यस, चलो ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर के अंदर का, तो वो है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ठीक से, अभी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इतना तो देख लिया कि whenever dipole is kept in a magnetic field, it has a tendency to turn,
in the direction of magnetic field. For example, if suppose this is the magnetic field which is directed from left to right in this way, and suppose a coil, yes, समझो ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक कॉइल हम रख देते हैं, ठीक है, देखो ठीक से, ये सपोज हमारे पास कॉइल है which carries some current I through it, and suppose that n number of turns उसके है, भले एक टर्न भी हम रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, but if we keep the n number of turns then the torque will also get increased. तो ये टॉर्क है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगा, नो डाउट। इस तरह से बहुत सारे टर्न्स हमने इसके अंदर जोड़ दिए हैं, जिसके कारण करंट ज्यादा मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने से उतना ज्यादा टॉर्क काम करेगा। यस, सो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये प्रूव करके रखा है कि इफ B is the magnetic induction and suppose that this coil is carrying the current I and having n number of turns, then what is the formula for magnetic induction? So sorry, what is the formula for the torque acting on this coil is capital M into B. Actually we have proved it to be NBIA, याद है? Yeah, we can say NIA into B, ये हमने प्रूव करके रखा है। चलो ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूला को सामने रखो और इसमें हम देख सकते हैं कि ये NIA जो है इसको ही क्या बोलते हैं? Actually it is called as the magnetic dipole moment of that coil, remember. So this magnetic dipole moment will be denoted by capital M and it will be actually NI into A, where N stands for the number of turns of the coil, I is the current of the coil and A is going to be the area of that coil. Okay, एंड अभी चलो ठीक है, कोई कोई बुक्स के अंदर मतलब जैसे तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर अगर देखते हो तो M को उन्होंने मतलब मैग्नेटिक मोमेंट को उन्होंने म्यू से डिनोट किया है। इट डजंट मैटर, इट डिपेंड्स, मतलब वो अगर हमको करना है तो हम म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट M से कैपिटल M से भी डिनोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर देखा जाए तो म्यू से उसको डिनोट किया हुआ है, तो याद रखो ठीक से, ठीक है। और यही फॉर्मूला अगर ये कॉइल टर्न किया जाए, अभी अभी नॉर्मली क्या है ना, ये जो कॉइल है उसका जो नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल कितना एंगल कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, देखो ठीक से, अभी यहाँ पे इस पोजीशन में अगर देखते हो तो इट इज मेकिंग एन एंगल जीरो, सॉरी हाँ जीरो हियर विद द मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है और कॉइल का नॉर्मल भी उसी डायरेक्शन में है, तो ऐसे पोजीशन में कोई टॉर्क काम नहीं करेगा कॉइल के ऊपर। टॉर्क काम कब करेगा? देखो इस तरह से जब हो, समझो सेम मैग्नेटिक इंडक्शन है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम कॉइल इस तरह से रखते हैं, देखो ऐसा अगर हमने रख दिया कॉइल, देख सकते हो आराम से, इफ द कॉइल इज केप्ट इन दिस वे इन दिस पोजीशन सो दैट इट्स नॉर्मल विल मेक एन एंगल 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर ये 90 डिग्री एंगल कर रहा है तभी जाके ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे कोई टॉर्क काम नहीं करने वाला है, टॉर्क एक्टिंग इन दिस पोजीशन ऑफ द कॉइल विल बी जीरो बिकॉज the coil is perpendicular, means plane of the coil is perpendicular to the magnetic field, means the normal of the coil is parallel to the magnetic field, right? And hence theta is going to be zero, no problem. And at the same time, if we have this coil to be kept like this in the same magnetic field, if the coil is kept with its normal inclined at an angle theta with the magnetic field, suppose like this, तो इस तरह से अगर ये कॉइल रखा हुआ है तो उस केस में हम देख सकते हैं कि the normal of the coil is like this and this normal will be making an angle theta with the magnetic field, and in that case we can expect the torque acting on this coil to be simply equal to mb sin theta, okay, where m once again is going to be the same thing, that is NIA into B sin theta. So this will be the formula for finding the torque acting on the coil whenever it is perpendicular, whenever its normal is making an angle theta with this direction of this magnetic field. Okay, ये theta note करो ठीक से, यहाँ पे कौन सा एंगल है ये theta समझा ठीक से, it is the angle made by the normal of the coil with the magnetic field. Okay,
सो रिमेंबर दिस करेक्टली। ओके, तो ये हमने अभी देखा। अभी इससे भी आगे जाके हम ये देखेंगे कि whenever this coil is kept in this position here, then what will be the potential energy of this coil here? तो इस कॉइल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वो कैसे ढूंढ के निकालेंगे? उसके लिए हमको ये सोचना होगा कि whenever this coil is just turned, suppose yes, ये रखो साइड में एक बार 2 मिनट के लिए। ओके, तो अभी देखो ठीक से, अगर ये कॉइल yes, if suppose this is the coil and suppose नॉर्मली अभी जब वो कॉइल जो है ये सपोज मैग्नेटिक इंडक्शन है और इसमें कॉइल ऐसा है जिसका नॉर्मल, अभी क्या करते हैं हम सिर्फ नॉर्मल दिखाएंगे, चलेगा ना? पूरा कॉइल दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम समझ सकते हो आराम से। कॉइल कॉइल कैन बी इमेजिन्ड, ठीक है? तो कॉइल को हम इमेजिन करेंगे, सिर्फ उसका नॉर्मल जो है वो दिखा देंगे यहाँ पे। ये देखो, दिस इज सपोज द नॉर्मल ऑफ द कॉइल, यस, इन दिस डायरेक्शन। तो अभी ये समझ के लो कि अगर नॉर्मल इस डायरेक्शन में है तो मतलब कॉइल कैसा होगा, जरूर ऐसा होगा, नो डाउट। चलो ठीक है, तो अभी अगर ये कॉइल इस तरह से है, नॉर्मल इस तरह से इस डायरेक्शन में है, तो ऐसे पोजीशन में क्या है ना कि टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल विल बी जीरो, नहीं सॉरी, हाँ, टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल विल बी जीरो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे जो है थीटा इज गोइंग टू बी जीरो हियर, एंड दैट्स व्हाई नो टॉर्क विल बी एक्टिंग ऑन दिस कॉइल, नो डाउट। बट as soon as we go on turning this coil, suppose we turn the coil such that its normal makes an angle theta, तो अगर उसका जो नॉर्मल है तो वो अगर ऐसे बन जाए, ये देखो, ये अगर थीटा एंगल करने तक अगर उसको हम टर्न करते हैं इस तरह से, तो इस केस में क्या होगा, जरूर इस कॉइल के ऊपर कुछ ना कुछ टॉर्क काम करेगा और वो टॉर्क जो है वो बढ़ता जाएगा, ये समझ सकते हो आराम से। अभी चलो ठीक है, ये नॉर्मल टू द कॉइल इज लाइक दिस, मींस कॉइल मस्ट बी इन दिस वे, ठीक है? तो कॉइल जो है उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए ऐसा, नो डाउट। तो अभी ऐसे पोजीशन में इस कॉइल को लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, वो वर्क डन इस कॉइल के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा होने वाला है, और वही पोटेंशियल एनर्जी जो है तो वो यहाँ पे मतलब वही वर्क डन जो है तो वही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बनता है। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो निकालना है हमको, तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा, ठीक है? वर्क डन इन ऑर्डर टू टर्न this coil so that its position is along the magnetic field to the position in which it's normally is making an angle theta with this magnetic field, okay? तो यहाँ से इसको हमको यहाँ तक टर्न करते जाना है। तो ऐसे केस में जो भी वर्क डन हो जाएगा तो वो वर्क डन हमको निकालना है। चलो ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है तो हमको पता है ऑलरेडी, ये बेसिक फॉर्मूला तो हमको ऑलरेडी पता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नो डाउट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये है वर्क डन का फॉर्मूला। चलो ठीक है, बट एज वी नो दैट दिस फोर्स कैन बी रिटन एज, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने इसको r से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय r, r मतलब मोमेंट आर्म सपोज, और इसको डिवाइड भी किया s डिवाइडेड बाय r, तो एज वी नो दैट दिस f into r becomes this torque, right? and this is upon r, मतलब arc upon radius is nothing but theta, and that's why we can say that the torque into theta is going to be another formula for work done. And suppose this fractional values अगर यूज करते हैं, बहुत छोटा वैल्यू अगर यूज करते हैं, क्योंकि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ठीक है ये चल जाएगा, बट अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, हमको पता है कि वर्क डन निकालने के लिए हम उसको छोटा एक इंटरवल में डिवाइड करते हैं, और छोटे इंटरवल के अंदर किया हुआ जो वर्क डन है dw वो इस तरह से निकालते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ds, where ds is nothing but the small displacement made by this force so far as this force can be considered to be constant in that small interval, okay? So dw can be written to be actually f into ds, again we will do the same thing, that is we will multiply and divide by r, so r से multiply भी किया हमने यहाँ पे, और at the same time इस ds को r से divide भी कर दिया,
जिससे अब देखो यहाँ पे ये dw इज इक्वल टू ये F इंटू आर क्या बन जाएगा, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क, एंड हियर दिस ds अपॉन आर, मतलब आर्क अपॉन रेडियस क्या बनता है, d थीटा. It is going to be the small theta, small angle through which the coil has to be turned or any object has to be turned. This is the general formula for finding the work done in case of rotational motion. Remember, we have already done this in the rotational motion. तो रोटेशनल मोशन के अंदर ये जो वर्क डन होता है वो इस फॉर्मूला से निकल जाता है, वो भी एक स्मॉल स्टेप के अंदर. बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन W, then it can be obtained by the integration of this dW between the proper limits, and hence we can get this torque into d theta from theta 1 to theta 2, where theta 1 is the initial angle where we start from, and theta 2 is going to be the final angle where we have to land up. So accordingly, this is going to be the formula for finding the work done. So in this case, we have to use the same formula because यहाँ पे torque जो है, torque acting on the coil is given by the formula mb sin theta, where this theta is going to be the angle which is variable. When we will go on turning this coil like this up to this point, then theta will go on changing, right? And hence torque will also go on changing. So torque is variable just because torque depends upon theta, and theta is going to change here. Theta is variable here, and that's why torque will also be variable. So since torque is variable, so the work done in this case can be found out by this formula only, that is work done equal to integration of torque into d theta, and that is from theta 1 to theta 2. Okay, but don't forget here that the work done is the by external agency, and this torque is the torque exerted by this field actually. तो फील्ड के द्वारा जो टॉर्क इसके ऊपर एक्सर्ट किया जाता है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा जबकि वर्क डन करना है. तो वर्क डन करने के लिए हमको अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हमको यहाँ पे माइनस साइन लेना पड़ेगा. सो द वर्क डन will actually be equal to integration of torque into d theta from theta 1 to theta 2, where theta 1 is the initial position or initial angle made by the coil with the normal to the coil with the magnetic field, and theta 2 is going to be the final angle made by the coil normal to the coil with the magnetic field. Okay, so here we can replace this torque by mb sin theta and get this as mb sin theta d theta as it is inside, so that mb is a constant and can be taken out, so we can get this sin theta d theta only left inside. So here it will be sin theta into d theta, and that is also from theta 1 to theta 2. Okay, and hence we can get the work done to be simply equal to minus of m into b, which is equal to into. अब यहाँ पे मुझे बताओ sin theta का डेरिव इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये तुमको पता होना चाहिए, माइनस cos theta. Cos theta. So if we replace it by that and these limits also theta 1 and theta 2, then we can just simplify this further and get it as yes. So work done becomes actually equal to minus of mb into bracket में देखो क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा minus of cos theta 2 minus cos theta plus cos theta 1, right? But if we consume this minus sign, so we can get this as w is equal to mb into, here it is going to be cos theta 2 minus cos theta 1, right? So this is actually going to be the final formula for the work done if the coil has to be turned from initial theta 1 position to theta 2 position, then we will have to apply this formula for finding the work done. Remember. Okay, but अभी इसमें इस फॉर्मूला के दो पहलू हम देखेंगे. क्योंकि इसको हम कहां से कहां तक टर्न करने वाले हैं, तो वो मैटर करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको वर्क डन कितना मिलेगा. चलो ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, नो डाउट. बट व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट कैन वी से?
हाउ कैन वी गेट द पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि अभी देखो ये जो वर्क किया है ये एक्सटर्नल फील्ड ने किया हुआ वर्क डन है, and whenever this external field does the work, what happens is the potential energy always increases, and that's why we can say the potential energy, तो potential energy के लिए क्या फॉर्मूला हमको मिलेगा? माइनस ऑफ दिस, तो इसमें हम यहाँ पे हमको मिलेगा नेगेटिव ऑफ दिस, तो नेगेटिव साइन जो है तो वो हम यहाँ पे कंज्यूम कर देंगे इस cos थीटा 2 और थीटा cos थीटा 1 को उल्टा करने में, तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमको मिल जाएगा cos थीटा 1 minus cos theta 2. So this will be the simple formula for finding the potential energy. तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला भी हमारे सामने है और पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला हमारे सामने है बिल्कुल, सिर्फ यहाँ पे मैटर ये करेगा कि थीटा 1 क्या है और थीटा 2 क्या है। ओके, तो अब देखो हम सबसे पहले ये केस 1 कंसिडर करते हैं। केस 1 इन विच सपोज थीटा 1 इज इक्वल टू 0, मतलब जो इनिशियली द कॉइल वाज ऑलरेडी मेकिंग एन एंगल 0, मतलब नॉर्मल ऑफ द कॉइल ना, जब हम बोल रहे कॉइल बोल रहे तो उसमें नॉर्मली कंसिडर कर लो, ठीक है। तो व्हेन द कॉइल नॉर्मल ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक इंडक्शन initially, and then it's turning from this theta 1 equal to 0 position to theta equal to theta 2 equal to theta position, मतलब initially the angle is 0 and final angle is theta. So in that case we can get the formula for work done to be simply equal to mb into, yes, what is this here, theta 1 के बदले अगर 0 डाल देंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस और थीटा 2 के बदले हमको थीटा डालना है, तो थीटा 2 मीन्स थीटा ही होने वाला है। चलो ठीक है, तो हमको मिलेगा mb इंटू कॉस ऑफ 0 माइनस cos of theta ना, theta 2 is going to be theta, so cos of theta minus cos of 0, correct है, and hence work done can be obtained to be mb as it is into bracket cos theta minus 1, okay, which can also be written as work done is equal to minus of mb into bracket 1 minus cos theta. And at the same time, if you want to find out the potential energy of the coil in that magnetic field, तो अभी देखो यहाँ पे अगर हम डाल देंगे वही वैल्यूज, तो थीटा 1 यहाँ पे 0 बनेगा, जिसकी वजह से cos 0 1 बनेगा, और माइनस cos थीटा 2 मतलब थीटा बनेगा, तो इसलिए वो उल्टा हो जाएगा सिंपली। तो हम सिंपली यहाँ से माइनस साइन हटा सकते हैं और बोल सकते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट और कॉइल will actually be equal to 1 minus cos theta, mb into 1 minus cos theta. That's all. This is the potential energy and work done obtained in case of case 1. What is case 1? The coil is turned from theta 1 equal to 0 position to theta 2 equal to theta position. मतलब coil का normal parallel था पहले, initially the normal of the coil was parallel to the magnetic field, and it is turned from that position to this theta angle position finally. Okay, तो ये हमको फॉर्मूला मिलता है वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का। अभी अगर बात करते हैं दूसरा केस, तो केस 2 में क्या होगा कि थीटा 1 is already going to be 90, that means the coil plane of normal of the coil is already going to be perpendicular to the magnetic field, and theta 2 is going to be theta in general. Okay, तो थीटा 2 के बदले यहाँ पे थीटा आने वाला है और थीटा 1 के बदले 90 हमको डालना पड़ने वाला है। तो अगर हम वो डाल देंगे यहाँ पे, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमको मिलेगा, देखो ठीक से, m इंटू बी इंटू ब्रैकेट, तो अब यहाँ पे cos थीटा 2 मतलब ही cos थीटा माइनस, here it is cos 90 which is going to be 0, right? So here it will be cos 0. Okay, and hence the work done happens to be actually mb into cos theta. Yes, and at the same time potential energy change or simply loss in potential energy we can say, और simply potential energy को अगर हम उसको बोल देंगे तो potential energy निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो ये देखो ये दूसरा वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास वो वाला यूज करना पड़ेगा। अभी इसके अंदर अगर हम थीटा 1 के बदले 90 डाल देंगे और थीटा 2 के बदले थीटा डाल देंगे, तो हमको मिल जाएगा सिंपली mb
into bracket cos 90, which is 0, minus cos theta 2, which is cos theta only, and hence this minus sign can be taken out, and hence you can get it as minus of mb cos theta. So this is actually going to be the formula for finding the potential energy of a coil whenever it is kept in a theta angle position with the magnetic field. And what does this minus sign tells us? ये minus sign क्या बताता है कि the potential energy is lost. Remember, while turning from the perpendicular position to this position, theta angle position, the potential energy has been lost. And how much potential energy is lost? This much amount of potential energy has been lost. Okay, so these are the two formulae for potential energy in both of these two cases. If you remember, all these things already we have done it in the electrostatics. ये सारी चीजें जो है, ये पूरा जो डेरिवेशन है, ये हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर किया हुआ है. जाके अगर देखो ठीक से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर अगर खोल के देखो तो उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये पूरा डेरिवेशन तुमको मिलेगा आराम से, और बिल्कुल सारे फॉर्मूले बिल्कुल सेम मिलेंगे. ये देखो जैसे ये वर्गडन का जो फॉर्मूला है, तो वो वर्गडन का फॉर्मूला वहां पे क्या मिलता था, तो वो हमको मिलता था P इंटू E इंटू cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये बनता था. और सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी इन जनरल, वो बनता था P E इंटू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये इस तरह से मिलता था. और यहाँ पे भी ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है लास्ट फाइनल वाला, तो वो भी हमको मिलता था माइनस ऑफ P E इंटू cos थीटा. ओके, तो मतलब सिंपली m को हमने p से रिप्लेस करना है और b को e से रिप्लेस करना है. वो तो वैसे भी करना पड़ता है, ठीक है ना. तो ये बात याद रखो ठीक से. ऑल दिस फॉर्मूले आर वेरी वेरी सिमिलर टू द फॉर्मूले which we already have derived in the electrostatics chapter, okay, for the potential energy of a electric dipole, remember, okay. And that's why this whole derivation is not given there in your textbook, but they can ask if they want. अगर उनको चाहिए तो वो ये पूरा डेरिवेशन जो है वो पूरा एज इट इज पूछ सकते हैं, क्योंकि ये पूरा डेरिवेशन जो है वो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बार किया है, और तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर जो है उन्होंने सिर्फ रेफरेंस दिया है कि वी ऑलरेडी डन इट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सो नो नीड टू रिपीट इट अगेन. एंड दैट्स व्हाई डायरेक्ट रिजल्ट्स जो है, तो रिजल्ट्स तुमको यहाँ पे सामने तुमको दे दिए हैं, बट दिस इज द एक्चुअल डेरिवेशन व्हिच वी कैन डू on your own, okay. And this is the final derivation in this chapter, where this chapter ends actually. Okay, just let us see now what are the एक पूरे चैप्टर का एक ब्रीफ ओवरव्यू हम देखेंगे एक बार ठीक से फटाफट. क्या क्या इस चैप्टर के अंदर हमने किया बिल्कुल स्टार्टिंग से अब तक, ठीक है. और जो ऑर्डर है तो वो ऑर्डर हमने थोड़ा शफल किया है, जैसा कि मैंने लास्ट स्टार्टिंग में आपको बोला था कि हम टॉपिक को मिस नहीं करेंगे, बट ऑर्डर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होगा, तो वो हमने किया है ऑलरेडी. एंड ऑल द टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड. इफ यू थिंक सम टॉपिक इज लेफ्ट, आई कैन एक्सप्लेन इट नाउ. देखो सबसे पहले ये जो पार्ट है वो इंट्रोडक्शन, बाकी ये मैग्नेटिक फोर्स, जो चार्ज के ऊपर जो फोर्स काम करता है कि नहीं, लॉरेंट्ज फोर्स जिसको हमने बोला था, तो वो हमने यहाँ पे देखा. तो दैट इज डिस्कस्ड हियर. F is equal to QVB, और वी कैन से F is equal to QVB sin थीटा, ये फॉर्मूला उसके अंदर आता है. उसके बाद फिर साइक्लोट्रॉन के बारे में भी हमने डिस्कस किया पूरा डिटेल में, और उसके जो फॉर्मूले हैं तो वो फॉर्मूले भी हमने डिराइव किए. उसका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है when the particle ejects out, the maximum kinetic energy of the particle coming out from this cyclotron can be given by this formula. तो यही फॉर्मूला है वो जिसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं. And helical motion, whenever one component of velocity at least is not exactly perpendicular to the magnetic field, plane perpendicular to the magnetic field,
मतलब वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाले प्लेन के अलाउंग नहीं होना चाहिए, तो वो दूसरे प्लेन में मतलब उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वो जो उसकी वजह से क्या होता है कि द पार्टिकल परफॉर्म्स हेलिकल मोशन एक्चुअली, and the pitch of that helix and period of revolution of this helical motion can also be found out, and we already done it. The next topic here it is about is the magnetic force on a wire carrying the current. तो उसमें हमने देखा स्ट्रेट वायर अगर होगा तो उसके ऊपर कितना फोर्स काम करता है, तो वो निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया था F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जिसमें वहां पे उन्होंने एक्चुअली क्यू को रिप्लेस किया है आई एल अपॉन वी डी से, और b इंटू वी डी, यहाँ पे वी डी कैंसिल हो जाता है और उससे हमको आई एल बी साइन साइन थीटा मिलता है। ऑलरेडी वी हैव डन दिस इन अदर वे, तो हमने क्या किया था वी डी के बदले हमने डाला था वी डी इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, और वो टाइम उठा के चार्ज के नीचे डाल दिया, जिससे ही हमको चार्ज अपॉन टाइम मतलब करंट बोलने को मिला, और फिर वी डी के बदले यहाँ पे लेंथ आ गया। चलो ठीक है, वो जस्ट मैटर ऑफ अनदर मेथड्स। एंड देन आर्बिट्री शेप का वो जो वायर होता है, तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, तो वो निकालने के लिए हमको ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बार करना जरूरी होता है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बार मतलब ही द वेक्टर सम of all length of all the elements, that means the initial point and final point को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है, तो वो वेक्टर हमको इफेक्टिव लेंथ के फॉर्म में यूज करना होता है, और वो लेंथ यूज करके ही हम उसका फोर्स निकाल सकते हैं आराम से। एंड देन वी हैव डन दिस एज अ फोर्स ऑन द क्लोज्ड circuit in a magnetic field. We already seen that there no force acts on the circular loop or any shaped loop kept in a magnetic field, but torque is experienced by that loop, right? तो torque experience किया जाता है, and that torque is actually given by this formula, that is mb sin theta, and we have proved it here. तो यही यहाँ पे उन्होंने भी प्रूव करके करने की कोशिश की है। तो ये देखो NIA is the magnetic moment into B, that is the magnetic induction, and sin theta is going to be the angle between the normal to the coil with the magnetic induction. ये फिर से भूलो मत बिल्कुल, ठीक है ना? तो yes, then we have seen the use of this torque acting on the coil in moving coil galvanometer. ये कल की बात है, कल का ये डेरिवेशन हमने किया था, जिसमें हमने देखा कि एक दो हॉर्स शू मैग्नेट पोल पीसेस के अंदर ये जो है ये सिलिंड्रिकल कोर रखा जाता है, और उसके ऊपर वायर वाइंड किया जाता है कॉपर का, और उसको स्प्रिंग के साथ अटैच किया जाता है, और फिर उसके साथ एक पॉइंटर अटैच किया जाता है, और उसकी वजह से जैसे ही करंट उसमें से फ्लो होता है तो उसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट होता है, एंड दैट एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हियर कैन बी सपोज टू बी प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। एंड उसमें जो रिलेशनशिप है तो वो हमको ये मिलता है I is equal to K upon NBA into theta, or we can say it as a phi is equal to NAB upon K into I, no doubt. And also we have seen the magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment मतलब क्या होता है, NIA के बराबर हुआ करता है, and using this magnetic dipole moment as mu, okay, we can say that the torque acting on the coil kept in magnetic field is given by mu b sin theta, जिसको हमने mb sin theta बोला अभी। Yes, so this is the formula which is very similar to the formula for torque acting on a electric dipole whenever it is kept in a electric field. So that is the torque is equal to P bar cross E bar, or we can say PE sin theta. And using that we can find out the potential energy of a dipole which is kept in a magnetic field. So using the analogy of electric field, we have proved that this U is equal to minus of P bar dot E bar, जिसको ही हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा। तो इन द सेम वे वी कैन राइट दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय माइनस ऑफ म्यू बी कॉस थीटा, जो हमने अभी प्रूव किया। और उसके साथ साथ केस 1 केस 2 वगैरह भी हमने लिया, बट यहाँ पे उन्होंने अलग किया है, तो वो 180 डिग्री हमने साइन थीटा लिया था नहीं, वो पोटेंशियल एनर्जी के लिए नहीं लिया था हमने, टॉर्क के लिए साइन थीटा लिया था। वो तो है ना साइन थीटा, ये लिखा हुआ है, ये जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, साइन थीटा ही होगा, नो डाउट। और एट द सेम टाइम
पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर देखते हो ठीक से, चेक करो एक बार ठीक से, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने क्या किया। ये देखो, फाइनली जब हमको पोटेंशियल एनर्जी मिला तो उसके अंदर कॉस थीटा ही है कि नहीं। ओके, तो एम बी कॉस थीटा, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कॉस थीटा होता है, और टॉर्क का जो फॉर्मूला है तो उसके अंदर साइन थीटा है। कंफ्यूजन मत करो बिल्कुल, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग। ओके, यस, उसके बाद फिर हमने ये देखा कि ये वाला जो पार्ट है वो हमने ऑलरेडी पहले कवर किया था स्टार्टिंग में, ये स्टार्ट ही हमने इससे किया था चैप्टर का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट दैट इज कॉल्ड बायोट-सवार्ट्स लॉ। ओके, तो बायोट-सवार्ट्स लॉ यूज करके हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जा सकता है, और यूजिंग उसके तीन एप्लीकेशंस भी हमने देखे। तो सबसे पहले हमने देखा करंट स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमको मिला था। और उसके बाद जो सर्कुलर लूप होता है, हाँ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स, ये भी हमने कल या परसों ही किया था एक्चुअली। तो उसका भी डेरिवेशन है वो लंबा, 4 मार्क का डेरिवेशन इसके ऊपर पूछा जाता है। और फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए भी हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था, जो कि म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई इंटू आर, याद है ना। चलो ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला हमारे पास है। और वही फॉर्मूला यूज करके टोटल पूरा जो सर्कुलर कॉइल होता है उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसके लिए वाला फॉर्मूला हमारे पास है। ओके, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल बट नॉट एट द सेंटर बट एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस कॉइल एट सम डिस्टेंस। तो उसका भी हमने पूरा डेरिवेशन किया, भले वो मेथड अलग था, तो उसमें हमने ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किया, तो लेकिन डेरिवेशन उसका जो फाइनल रिजल्ट है तो वो यही हमको मिला था, जिसमें म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेज टू 3/2, and for n turns n will also appear in this formula here, no doubt. Then again next is the equivalence between the magnetic coil, मतलब coil जो होता है current carrying coil and magnet, short bar magnet, उन दोनों के बीच में जो इक्विवेलेंस है तो वो भी हमने इसमें देखा था। तो ये देखो यहाँ पे जैसे मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो दिया जाता है इस फॉर्मूला से, म्यू नॉट एम अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन जेड क्यूब। ओके, ये वाला फॉर्मूला जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 कैपिटल M अपॉन आर क्यूब, ये फॉर्मूला हमने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी देखा था, बट अभी यहाँ पे हमको वही फॉर्मूला इसका कॉइल के लिए भी मिलता है। एंड दिस प्रूव्स दैट एवरी कॉइल एक्चुअली बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, बार मैग्नेट। और उसके बाद फिर एम्पियर्स लॉ हमने देखा, which tells us simply that the total line integral of magnetic field taken along any curved loop or closed loop is always equal to the mu naught times of this algebraic sum of all the currents threading through that loop. Okay, तो ये एम्पियर्स लॉ जो है तो उसके भी हमने एप्लीकेशंस देखे, प्रूफ भी देखा, और उसके बाद उसके एप्लीकेशंस भी देखे। सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, और एट द सेम टाइम टॉरॉइड जो होता है तो टॉरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं उसके सेंटर पे, तो वो भी हमने देखा इस चैप्टर के अंदर। and that's all about the chapter. Here the chapter actually finishes. Okay, so be prepared with the all formulae in this chapter so that we can continue with the numericals next time. इस चैप्टर के अंदर के जो न्यूमेरिकल्स वो भी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। ओके, एंड नाउ अगर तुमको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आराम से, अगर कुछ डाउट है इसके चैप्टर के अंदर, अगर कुछ समझा नहीं है तो पूछो फटाफट।